हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ज़बरदस्त होंगे और भैया कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे। मुझे पता है ये समय ऐसा है जब आप पे बहुत दबाव, अरे सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आईटी एडवांस के लिए क्या करें हम सर, हमें बता दीजिए सर। तो बेटा देखिए, स्ट्रेस आना लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको हैंडल करने का सिर्फ एक तरीका है कि जो आपका कार्य है बस उसे निष्ठापूर्वक करते रहें। ठीक है, अपना कर्म करते रहें भैया, बाकी रिजल्ट क्या आएगा वो बाद की बातें हैं। हम सिर्फ कर्म करने आए हैं तो अपना कर्म करते रहो। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, उसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ पीवाईक्यू जेई एडवांस के। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भैया कुछ जानकारी दे लो कि आपको कहाँ कहाँ पे पी ब्लॉक में मेन फोकस करना है। तो सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर, जितने भी हम अपरूप पढ़ते हैं ना, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं मेरे बच्चे, अपरूप होते हैं। पी ब्लॉक में तुमने अपरूप पढ़े, कार्बन के अपरूप, सल्फर के, फास्फोरस के, तो उनकी पूरी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्योंकि कथन में सवाल आते हैं इन अपरूपों से कि बताइए कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, ऐसे सवाल बनते हैं बेटा अपरूपों पे। तो अपरूप तुम्हें अच्छे से करने हैं। उसके बाद सिलिकॉन के तुम दो प्रकार के यौगिक पढ़ते हो, सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स, उनका भी तुम्हें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए पूरा। और उसके अलावा सर B2H6 के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार बनता है। ठीक है, इसके अंदर सेतु बंधन होता है। ठीक है, किस प्रकार का सेतु बंधन है, ये कैसी अभिक्रियाएं दर्शाता है, और बोरेक्स की संरचना क्या है। यहाँ पे एक तुम पढ़ते हो बोरेक्स बीड अभिक्रिया पढ़ते हो, बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ते हो, बोरेक्स बीड परीक्षण पढ़ते हो, उसके भी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वो मेन टारगेट है जहां पे तुम्हें करना है। इसके अलावा तुम जितने भी क्रम पढ़ते हो, सारे क्रम बेटा ऊपर से नीचे आने पे वर्ग में क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी, क्वथनांक, गलनांक, फलाना ढिमकाना, ये तो सब पढ़ा है तुमने, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा बेटा जितने भी अपरूप तुमने पढ़े हैं वो सारे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भैया। पहला सवाल देखो, पहला सवाल देखो। अच्छा, ये तो मैंने सही लिखा था कि वर्ग 13वें वर्ग की परमाणु त्रिज्या के लिए बढ़ता क्रम कौन सा सही है। अब तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जो बोरोन परिवार है वो 13वां वर्ग कहलाता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और आपको यह भी पता है सर, ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो बढ़ रही है सर। बस सर होगा क्या, गैलियम और एल्यूमिनियम अपनी जगह बदल लेंगे सर। होना क्या चाहिए था, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, और गैलियम होना चाहिए था, लेकिन सर हुआ क्या, गैलियम पीछे आ गया और एल्यूमिनियम आगे निकल गया। तो सर इसका कारण आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, ये होता है डी संकुचन की वजह से। ठीक है, इसको डी संकुचन बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, स्कैंडाइड संकुचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, स्कैंडाइड संकुचन भी बोला जाता है। तो उसकी वजह से ये कहानी हो रही है। ठीक है, तो यहां पे अगर सही क्रम देखोगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, बी हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर, ये बात क्लियर है। अगला हो, अगले के अंदर तुमसे पूछा गया है कि बताइए भाई कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, या सही पूछे गए हैं। यहाँ पे एक कथन भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी। तो चलो देखते हैं। कहता है ऑर्थोबोरिक अम्ल के लिए, ऑर्थोबोरिक अम्ल क्या होता है सर, ये होता है ऑर्थोबोरिक अम्ल का फॉर्मूला ये है, या तो इसको ऐसे लिख दो बेटा, या ऑर्थोबोरिक अम्ल को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सबको पता है बेटा, बच्चे बच्चे को पता है, जो भी मेडिकल पढ़ रहा हो चाहे नॉन मेडिकल पढ़ रहा हो, 11th का हो चाहे 12th का हो चाहे ड्रॉपर का बच्चा हो, कि सर H3BO3 जो होता है ये एक लुईस अम्ल है और एकल क्षारीय अम्ल है। ये लुईस अम्ल का मतलब क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है सर। लुईस अम्ल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। ये H+ नहीं देता बेटा, ये आर्सेनियस अम्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसने क्या किया हुआ है, 3 OH के साथ बॉन्ड बनाए। 3 OH के साथ बॉन्ड बनाने का मतलब सर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूर्ण होने में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है जैसे दूसरे होते ना कि सर HCl लो, जैसे जल में डालूंगा तो किस में टूटेगा, H+Cl- में। सर एसिटिक अम्ल लो, इसको जल में मिलाओ सर, तो ये किस में टूटेगा, CH3CO- और H+ में।
तो भाई इसको तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि जल में डाला सर और ये टूट गया, 3H+ दे दिए और BO3-3 निकल गया। नहीं, ये H+ नहीं देता। तो देखो पहला कथन ही कहता है यह स्वतः आयनीकरण के कारण जल में एक दुर्बल अम्ल के समान व्यवहार करता है। गलत भाई, इसका आयनीकरण तो होता ही नहीं है, ये टूटता ही नहीं है। कभी कह दो कि सर हम तो तोड़ देंगे, हम तो तोड़ने में माहिर हैं, ये लो सर ये देखो 3H+ और BO3-3 टूट गया। नहीं भाई, बार बार बोला जाता है ये आर्सेनियस अम्ल नहीं है। आर्सेनियस अम्ल H+ दे सकते हैं, लेकिन सर ये तो लुईस अम्ल है, तो जल में डालने पे ये आयनीकृत नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ो। कहता है एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर इसके जलीय विलयन की अम्लता बढ़ जाती है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसी आप लोग इस BOH3 को जल में मिलाते हो ना, तो ये करता क्या है मेरे बच्चे? ये करता है भैया जल से एक OH- ग्रहण कर लेता है। सर एक OH- ग्रहण क्यों किया? क्योंकि सर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और जल के अणु के पास OH- होता है। जल के अणु के पास क्या होता है बेटा? OH-, तो इसने एक OH- लिया और BOH4- बन गया और साथ में क्या निकला सर? H+ निकला। और सर ये दुर्बल अम्ल है तो यहां पे साम्य आ जाता उस विलयन के अंदर। अब एक बात बताओ, विलयन के अंदर ये अभिक्रिया है भाई, अब तुम चाहते हो उस विलयन की अम्लता बढ़े, तो अम्लता बढ़ाने का तरीका क्या है? सर उसमें H+ की सांद्रता बढ़ाओ। तो मतलब इस साम्य को मुझे आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा सर, तभी तो अम्लता बढ़ेगी। आगे की तरफ साम्य को ले जाने का मतलब सर H+ का मान तभी तो बढ़ेगा, क्योंकि सर BOH3 जल से OH- ले लेगा और साथ में H+ निकलता रहेगा। तो ये जितनी अभिक्रिया करेगा जल के साथ उतना ज्यादा ये बनेगा और उतना ज्यादा H+ निकलेगा और अम्लता बढ़ेगी। तो उसने क्या कहा, यहां पे क्या डाल दिया सर हमने? इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया। अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल भाई साहब क्या करते हैं जरा सुनना बेटा। ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा, जो ये BOH4- बना है ना, इसके साथ जाके अभिक्रिया करेगा। ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सूत्र होता है। तो यहां पे लिखा देखो, ऐसे लिख रहा हूं, देखो भाई समझ जाना, इसको ऐसे लिख दिया, ये CH2 ये CH2, सेम कहानी यहां पे होगी सर। और ये इथाइलिन ग्लाइकोल अब क्या करेगा बेटा? यहां अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके ऐसे जल निकाल देगा। ये जल निकल गया भाई, जल निकल गया, ये ले, ये जल निकल गया, बोलो हाँ है ना? हाँ सर निकल गया। तो हमारे पास क्या बना? देखो बोरोन, बोरोन से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। हाँ सर जुड़े तो हुए हैं, ये लो। अब उनसे क्या जुड़ेगा? ये दोनों कार्बन इधर जुड़ गए, ये दोनों कार्बन इधर जुड़ गए, और सर इस पे नेगेटिव आवेश है। और ये जो चीज बनी है बेटा, ये बहुत ज्यादा स्थायी बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल डाला, ये इथाइलिन ग्लाइकोल किसके साथ अभिक्रिया करने बैठ गया? इस BOH4- के साथ। तो सर इसको अभिक्रिया करके किस रूप में लेके आ रहा है? इस रूप में। तो अब खुद बताओ बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ के आए हो, यदि साम्य में उत्पाद की सांद्रता को या उत्पाद की मात्रा को तुम कम करोगे तो साम्य किस दिशा में चला जाएगा? अग्र दिशा में चला जाएगा। तो सर जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल हम यहां डालेंगे तो ये BOH4- की मात्रा कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने लगेंगे और ये इस रूप में आने लगेगा। तो सर साम्य को क्या लगेगा कि इसकी मात्रा कम हो रही है, तो इसको ज्यादा बनाना है। तो ज्यादा बनाने के चक्कर में क्या होगा कि सर ये साम्य आगे आएगा। साम्य आगे आने का मतलब ये दोनों ज्यादा अभिक्रिया करेंगे, ये बनता चलेगा और साथ में H+ भी। तो H+ की मात्रा बढ़ने लगेगी, H+ की मात्रा बढ़ने लगेगी और H+ की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा बेटा? अम्लता तो बढ़ेगी। बोलो हाँ कि ना? आप कहोगे सही बात है। तो बेटा इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला कथन क्या है हमारे पास? एकदम सही है। इसको हटा देता हूं, ये एकदम सही है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझना, जहां इसने इथिलीन ग्लाइकोल लिखा ना बेटा, यहां पे ये तुम्हें कोई भी पोली, ये दिखाई दे रहा है कलर? नहीं ये दिखेगा नहीं शायद, है ना? मैं ऐसा करता हूं, इससे लिखता हूं। तो बेटा यहां पे कोई भी क्या ले लोगे तुम? पोली हाइड्रोक्सी यौगिक ले सकते हो। अब आप कहोगे सर ये पोली हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होते हैं? बेटा पोली हाइड्रोक्सी यौगिक वो यौगिक हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनके अंदर एक से अधिक OH होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरोल। तो जिसके अंदर एक से ज्यादा OH है ना बेटा, अगर तुमने वो कोई भी यौगिक
इसके अंदर मिला दिया, ऑर्थोबोरिक के जलीय विलयन में मिला दिया, तो वो हमेशा अम्लीयता को बढ़ाएगा। तो याद रखना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की जगह तुम्हें ग्लूकोज भी लिख के दे सकता है, सुक्रोज भी लिख के दे सकता है, इन्वर्ट शुगर भी लिख के दे सकता है, ग्लिसरोल भी लिख के दे सकता है। कुछ भी दे दे, जवाब एकदम सही रहेगा तब भी। ठीक है, ओके। अगला आओ, हाइड्रोजन आबंध के कारण इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। गलत भाई, गलत गलत। नहीं सर, हाइड्रोजन बंध के कारण इसकी त्रिविम संरचना होती ही नहीं है। अगर होता तो तुम्हें पढ़ाया, देखना किसी भी किताब में नहीं लिखा होता। मैं ये नहीं कह रहा हाइड्रोजन बंध बना नहीं सकता, बना सकता है, लेकिन ये त्रिविम संरचना में नहीं होता मेरे बच्चे। ठीक है, ओके। यह जल में एक दुर्बल विद्युत अपघटय का कार्य करता है। एकदम सही बात है सर। जल के अंदर जब मैं इसको मिला रहा हूं बेटा, तो क्या बन रहा है, ये आयन ही तो बन रहे हैं। और आयन बनने का मतलब क्या है सर, ये विद्युत अपघटय का कार्य कर सकते, दुर्बल विद्युत अपघटय का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि सर दुर्बल विद्युत अपघटय में ही साम्य आता है, प्रबल में थोड़ी ना साम्य आता है। साम्य अगर दिखा रहा हूं तो मतलब ये दुर्बल विद्युत अपघटय है। तो तुम क्या कहोगे कि सर यहाँ पे डी और बी कथन दोनों सही हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाए, बी और डी। क्लियर है? ओके सर, ओके ओके। देख लो एक बार क्या क्या मैंने बोल डाला आप लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, और आगे बढ़ के चलते हैं भैया इस कथन पे। बड़ा आसान है भाई, तुम्हें दो कथन दिए गए हैं, तुम्हें बताना है क्या सही है क्या नहीं है। कहता बोरोन सदैव सहसंयोजक आबंध बनाता है। एकदम सही कथन है। बोरोन के जितने भी तुम्हें यौगिक मिलेंगे बेटा, सब सहसंयोजक यौगिक मिलेंगे, तुम्हें इसका कोई भी यौगिक आयनिक नहीं मिलेगा। ये बात पल्ले गांठ बांध लो। क्यों? क्योंकि सर बोरोन का आकार छोटा होता है, और बोरोन पे जब आवेश आता है ना, तो उस आवेश का घनत्व ज्यादा होता है। तो फजांस नियम के अनुसार अगर मेरे पास कोई धनायन है जिसका आकार छोटा है और जिसपे आवेश का घनत्व ज्यादा है, तो सर उसकी क्या होगी सर, ताकत बहुत ज्यादा होगी। और वो जब भी किसी ऋणायन से जुड़ेगा तो हमेशा सहसंयोजक क्या बनाएगा, यौगिक ही बनाएगा। तो सर कहता है B+3 का आकार छोटा सहसंयोजक आबंध के निर्माण में सहायक है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है भाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कथन एक सही है, कथन दो भी सही है, और कथन दो कथन एक का सही व्याख्या करता है। तो इसका ए ऑप्शन होगा। तो ये पल्ले गांठ बांध दो, बोरोन के सभी यौगिक सहसंयोजक होते हैं। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ो। अगला है सर समूह 13 के हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति समूह में नीचे जाने पर क्रमागत रूप से कम हो जाती है। ठीक है, अब सुनना, समूह 13 के हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं, कौन कौन से होंगे सर, BOH3, AlOH3, GaOH3, INOH3, बोरोन, गैलियम और थैलियम। भैया क्या कथन, तुम्हें बताना ये कथन सही है या गलत है। ठीक है, सत्य या असत्य बताना है, मतलब सत्य है ये कथन या असत्य, या मैं बोलूं सही है या गलत है। तो इसने क्या बोला कि ऊपर से नीचे जाने पर जो क्षारीय प्रकृति है, इस वर्ग 13 की जो क्षारीय प्रकृति है वो क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। मतलब सबसे ज्यादा क्षार कौन है, BOH3 है, फिर इसकी कम, इसकी कम, इसकी और इसकी सबसे कम, ऐसा हो रहा है। तो बेटा एक बात याद रखो, किसी भी वर्ग में, पूरी आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में यदि मैं ऊपर से नीचे आता हूं ना, तो धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है बेटा, बढ़ेगा। और सर धात्विक गुण जितना ज्यादा होगा किसी तत्व में, उसके हाइड्रोक्साइड के अंदर क्षारीय गुण उतना ज्यादा होगा। धातु के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं मेरे बच्चे, क्षारीय होते हैं। अधातु के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं सर वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये बात पल्ले गांठ बांध लो। तो सर ये बात गलत है। हम क्या कहेंगे सर, ऊपर से नीचे आने पर हमारे पास क्या हो रही है सर, क्षारकता बढ़ेगी। क्यों सर? क्योंकि सर ऊपर से नीचे आने पर हमारे साथ क्या हो रहा है सर, धात्विक गुण बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, धात्विक गुण बढ़ रहा है। तो जिसमें जितना ज्यादा धात्विक गुण होगा, चाहे उसके ऑक्साइड की बात करूं चाहे उसके हाइड्रोक्साइड की बात करूं, उसमें क्षारकता उतनी ज्यादा होगी। तो मैं बेटा ये बोला कि ऊपर से नीचे आने पे क्षारीय गुण बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अम्लीयता कम होगी। और बेटा हम BOH3 को क्षार थोड़ी ना बोलते, हम बोलते हैं ये तो अम्ल है, अम्ल है ना भाई।
तो मतलब इसमें तो सारे गुण सबसे कम होगा। ठीक है, ओके सर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये कथन क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। तो ये कथन गलत है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ो। देखो भाई, कहता क्रोमियम लवण के बोरेक्स मन का परीक्षण में उत्पन्न हरा रंग किसके कारण होता है। अब बोरेक्स मन का परीक्षण होता है भाई, उस परीक्षण से हम ये पता लगाते हैं कि भैया जो तुम्हें यौगिक दिया गया है वो किस संकर या बोलो किस डी ब्लॉक धातु का है। ठीक है, तो सर यहाँ पे मैं तुम्हें एक क्या देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखो, जब भी तुमसे क्या पूछे, बोरेक्स मनका का सूत्र पूछे, जैसे क्रोमियम के बोरेक्स मनका का सूत्र पूछ रहा है तुमसे, तो याद रखो बेटा यहां पे होता क्या है, BO2 माइनस होता है, इसको बोलते हैं बोरेट आयन। ये बोरेट आयन किससे अभिक्रिया करता है सर, ये डी ब्लॉक के तत्वों से करेगा और बोरेक्स मन का परीक्षण देगा। ठीक है, ठीक है। अब ये हरा रंग होगा, क्या होगा, ये तो याद करने वाली बात है, ये तो याद करने वाली बात है। और उम्मीद करता हूं बेटा ये आप लोगों को एक टेबल लिखवाई होगी, कई बार ये रंग भी पूछ लेता है एडवांस के अंदर, कहोगे सर अच्छा आए है ना भाई, एडवांस की ये सारे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो होता क्या, मान लो जैसे क्रोमियम की बात हो रही है सर, क्रोमियम पे मान लो आएगा +3 चार्ज। अब जब भी बोरेक्स मन का परीक्षण देगा क्रोमियम +3, तो वहां पे जो क्या बनेगा बेटा, यौगिक बने। कैसे निकालते हो बेटा, इस 3 को इधर ले जाओ सर, इस ये -1 है तो इसको इधर ले आओ, तो क्या बन गया, ये बन गया सर CrBO2 का 3। तो ये देखो ये आंसर। अगर मान लो यही परीक्षण में कहता भैया कॉपर दे रहा है, कॉपर +2 दे रहा है, तो कॉपर +2 का भैया फॉर्मूला क्या बनेगा, बोरेक्स मनका का टेस्ट। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस 2 को इधर ले जाओ सर और इस -1 को इधर ले आओ, तो क्या बन गया, ये बन गया CuBO2 का होल ट्वाइस। आयरन देता, आयरन Fe+2 या Fe+3 देता भाई मान लो, तो फॉर्मूला क्या बनता सर, तो ये बन जाता सर FeBO2 का थ्राइस। तो जब भी सूत्र पूछे तो समझ आना, बोरेक्स मनका में BO2 के साथ हमें जोड़ना है वो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है मेरे बच्चे, सी होगा। क्लियर है, ओके सर, ओके। अगला बढ़ते हैं, H3BO3 के लिए कौन सा कथन सही है हमें यह बताना है, सत्य बताना। एक बार खुद देखो, पोज करके खुद लगाओ, फिर मैं बता रहा हूं। कहते सर एकल H3BO3 है, एकल क्षारीय अम्ल और दुर्बल लुईस अम्ल है, ये एकदम सही है। एकल क्षारीय क्यों है, क्योंकि बेटा जब हमने इसको जल में मिलाया था तो एक H3BO3 ने जल से क्या किया था, एक OH- ले लिया था ना, क्या ले लिया था बेटा, एक OH- ले लिया था। तो एक OH- लेने का मतलब ये एकल क्षारीय है। एकल क्षारीय और दुर्बल ब्रोंस्टेड अम्ल है, नहीं भाई ब्रोंस्टेड ने लुईस है। एकल क्षारीय और प्रबल लुईस अम्ल है, नहीं भाई दुर्बल है, ये तो त्रिक्षारीय है। त्रिक्षारीय कहां है भाई, एकल क्षारीय है, तो ये चीज तो गलत है, इसके अंदर तो ये चीज भी गलत लिखी है। तो इसका सही क्या है बेटा, ए ऑप्शन है। बड़ा आसान है भाई। तो देखो बहुत बेसिक चीजें पूछ रहे पी ब्लॉक के अंदर तुमसे। कहता है वह यौगिक जो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके बोरोन नाइट्राइड देता है या है, उसका जवाब तुम्हें देना है कि इनमें से कौन अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके बोरोन नाइट्राइड दे सकता है। एक बार पोज करो और भाई और खुद जवाब देखो। हाँ जी, तो देखो बेटा अब यहां पे तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब इसका कोई देखो, पहले तो तुम्हें ये रिएक्शन पता होनी चाहिए B2H6 की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। B2H6 की अभिक्रिया तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो मैं B2H6 को पहले अभिक्रिया करवाता हूं अमोनिया से कम तापमान पे, ये टेम्परेचर है बेटा, कम तापमान पे, और एक्सेस में अमोनिया लिया है। किस में लिया भाई, एक्सेस में अमोनिया लिया है। एक्सेस का मतलब अधिकाय में। तो यहां क्या बनता है सर, ये B2H6 टूटता है हमारे पास किस में, BH2+ और BH4- में, और इस BH2+ से आके जुड़ जाते हैं क्या मेरे पास, 2 अमोनिया सर, इस प्रकार से। तो यहां पे तो ये अभिक्रिया होती है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें चिंता मत करो, इसको आगे क्वेश्चन आने वाला जहां मुझे इसको एक्सप्लेन करना, अभी तो हाल फिलहाल के लिए याद रखो। तो B2H6 अमोनिया के अधिकाय से कम तापमान पे अभिक्रिया करके ये उत्पाद बनाएगा। ठीक है सर, अभी भी अधिकाय में अमोनिया ले रहा हूं लेकिन तापमान ज्यादा कर दिया, तो B2H6 अधिकाय में अमोनिया के लेके अभिक्रिया करवा रहा हूं लेकिन तापमान ज्यादा, तो यहां पे बनेगा मेरे पास क्या मेरे बच्चे, BNX।
इसी को तुम क्या बोलते हो, बोरोन नाइट्राइड या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या बोराजोन। तो सर B2H6 अमोनिया से अभिक्रिया करके बना रहा है, लेकिन किस परिस्थिति में, जब ज्यादा तापमान है। सर अभी भी अमोनिया और B2H6 के बीच में अभिक्रिया है, ये यही वाला B2H6 लिखा है, कभी सोचो अलग से डाला नहीं भाई, यहाँ पे ये जो B2H6 है ये यही लिखा है। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में अभिक्रिया है, लेकिन दोनों का अनुपात 1:2 है। मतलब ये 1 मोल लूंगा तो ये 2 मोल लेना पड़ेगा, ये 1 लीटर लूंगा तो ये 2 लीटर लेना पड़ेगा, ऐसा है। और ज्यादा तापमान, तो यहाँ पे क्या बनता है सर हमारे पास, यहाँ पे बनेगा B3N3H6, और इसी को क्या बोलते हो तुम, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल। ठीक है, तो B2H6 अमोनिया से अभिक्रिया, तो तुम्हें बस ये चीज पता होनी चाहिए किस परिस्थिति में कहाँ पे क्या बनेगा। तो सर यहाँ पे देखो B2H6 तो हमें दिखाई दे रहा है, तो B2H6 अमोनिया से अभिक्रिया करके बोरोन नाइट्राइड देता है। अब यहाँ पे एक और यौगिक है जो ऐसा कर सकता है, और वो है B2O3। B2O3 अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है, बोरोन नाइट्राइड, और साथ में जल निकाल देगा। ये नाइट्रोजन बोरोन से जुड़ जाएगा सर, और ये हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये भी याद रखना है। देखो B2H6 तुम्हारे सिलेबस में है, B2O3 उसने डाल दिया था, B2O3 उसने डाल दिया था भाई, ये थोड़ा एक लेवल आगे चला गया था यहाँ पे। तो याद रखो, हमें बोरोन नाइट्राइड बनाना तो 2 तरीके हैं, B2H6 को अमोनिया से अभिक्रिया करवाओ सर ज्यादा तापमान पे, तब बन जाएगा, और B2O3 को भी सर अमोनिया से अभिक्रिया करवा दो ज्यादा तापमान पे, तब भी बन जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, B और C है सर। क्या मेरे बच्चे, B और C है। क्लियर है, ओके सर, ये बात हम समझे। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से सही कथन है या है। ठीक है, पहला कहता है AlCH3 थ्राइस की द्विलक संरचना में 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंद होता है। एकदम सत्य बात है भाई, एकदम सत्य कथन है कि यदि AlCl3 की इसकी तुम संरचना बनाओ, देखो द्विलक बनाना है ना भाई, तो द्विलक कुछ ऐसे बनेगा, बना देता हूं ताकि तुम्हें दिख जाए, ताकि तुम्हें दिख जाए। एल्यूमिनियम CH3 तो बेटा यहां पे जब द्विलक का निर्माण हुआ तो ये जो अंदर वाला बॉन्ड बना है ये वाला, और ये ऊपर वाला भी भाई, ये वाला भी, तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, इसी को तो तुम बनाना बॉन्ड बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो भाई, बनाना बॉन्ड बोलते हो। और सर ये कैसा है, 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो यही तो बोला इसने, AlCH3 थ्राइस की द्विलक संरचना में 3 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 केंद्र को ऐसे दिखाते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं, तो एकदम सही है। फिर कहते हैं BCl3 की लुईस अम्लता AlCl3 की तुलना में अधिक होती है। सत्य है भाई, एकदम सत्य बात है, ये तो सत्य है। BCl3 ज्यादा लुईस अम्लता दर्शाता है AlCl3 की तुलना में। क्यों सर, क्योंकि सर बोरोन की जो विद्युत ऋणता है वो ज्यादा है एल्यूमिनियम से। सर लुईस अम्लता का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले जल्दी से, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा सर उसकी लुईस अम्लता ज्यादा होगी। सर अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इन दोनों के बीच में BCl3 और AlCl3 के बीच में मान लो इलेक्ट्रॉन पटक दिए तुमने सेंटर में, अब जो उन इलेक्ट्रॉनों को जल्दी ग्रहण कर लेगा उसकी लुईस अम्लता ज्यादा है। तो कौन कर पाता है सर ये, क्यों सर, क्योंकि सर देखो 3 क्लोरीन या 3 क्लोरीन है, ये तो समान बात है, बस अलग क्या है सर, बोरोन और एल्यूमिनियम। और सर बोरोन एल्यूमिनियम में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, बोरोन है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को जल्दी आकर्षित कर लेगा ना भाई अपनी तरफ। तो इसका मतलब BCl3 की लुईस अम्लता ज्यादा है AlCl3, तो सत्य कथन हो गया ये भी। फिर कहता है AlCl3 की द्विलक संरचना में 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंद है। गलत भाई, क्या कह रहा है, यही संरचना बनाओ, बस जहां CH3 है ना वहां पे क्या लगा दो बेटा, क्लोरीन लगा दो, इस प्रकार से। सुनना बातों को, बस द्विलक संरचना करनी है तो 2 AlCl3 आपस में जोड़ देना भाई, तो ऐसे जुड़ेंगे। अब एक बात बताओ भाई, यहां पे CH3 के पास कोई लॉन पेयर थोड़ी ना था कि सर इस एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन मांगे तो इस CH3 ने इसको अपने लॉन पेयर पकड़ा दिए, नहीं। तो इसलिए यहां पे 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंद बना था, ठीक है। लेकिन सर यहां पे तो हर एक क्लोरीन के पास क्या है मेरे बच्चे,
तीन तीन लॉन पेयर बैठे हुए हैं सर, क्या बैठे हुए हैं मेरे बच्चे, तीन तीन लॉन पेयर हर एक के पास है। तो अब ये एल्यूमिनियम इस एल्यूमिनियम को कहता है कि भाई सुन, मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो अपने किसी क्लोरीन को बोल वो एक लॉन पेयर मुझे दे दे। तो ये वाला क्लोरीन इसको एक लॉन पेयर पकड़ा देता है। तो अब ये एल्यूमिनियम इससे मदद मांगता है कि भाई मैंने अपने क्लोरीन को आदेश दिया, अब तू भी दे, तो ये भी मान जाता है, ये लो भाई, ये इधर चला जाएगा। तो सर यहाँ पे 3 केंद्र के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना सर, 3 केंद्र के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा। तो ये क्या है, तो ये क्या है मेरे बच्चे, गलत हो गया। ठीक है, फिर कहता है BH3 की द्वितीयक संरचना में 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन होता है। भाई ये तो पढ़ा है ना, BH3 जब भी द्वितीयक बनाएगा तो B2H6 बनेगा और यहाँ पे बनाना बॉन्ड बनता है, और बनाना बॉन्ड को ही आप लोग क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सही कथन कौन सा है सर, A, B और D। तो जवाब क्या हो जाएगा, A, B और D हो जाएगा। क्लियर है, ओके सर, बढ़िया बात है, आगे बढ़ो। कहता है सर बोरेक्स में क्रिस्टलीय रूप में है। ठीक है, देखो बोरेक्स के ऊपर आ गया। अब इसमें से कथन बताना कौन सा सही है। अब देखो बोरेक्स की मैं संरचना बनाता हूं बेटा, ये बोरेक्स की संरचना है, देखो ऐसे बना दी, 4 बी लिखे, 2 बी के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दो ऐसे, और किन्हीं भी 2 बी के बीच में ऐसे ये लगा दो। ठीक है, और अब सभी बी के साथ एक एक OH जोड़ दो। अब जिस बोरोन के 4 बॉन्ड बने हैं उन पे नेगेटिव आवेश आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये ब्रैकेट में बंद, ये क्या हो जाते हैं सर, ऐसे ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे सर। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा सर, इधर तो आएगा 2Na+ सर, और इधर बाहर क्या आ जाएगा सर, 8H2O आ जाएगा। तो ये बोरेक्स की संरचना होती है। ठीक है, तो इसने लिखा चतुष्नाभिकीय B4O5OH4 - 2 इकाई, एकदम सही है भाई। बेटा देखो बोरेक्स का ये फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। इसको तुम ये भी लिख सकते हो Na2B4O5OH4.8H2O। तो देखना 2Na+ निकाल दूंगा तो इसके ऊपर -2 आवेश तो आ रहा है, तो कितने बी हैं, 4, B4। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 है। OH कितने हैं सर, 4 हैं। ठीक है, तो वही तो इकाई, और -2 आवेश क्यों, क्योंकि सर 2Na+ क्या को उदासीन करने के लिए 2 माइनस आवेश भी तो ले रहा है। तो मतलब पहला कथन तो सही है। कहते सभी बोरोन परमाणु एक ही तल में, मतलब इसके अंदर जो चारों बोरोन परमाणु है वो एक ही तल में है। तो ये कथन एकदम गलत है भाई। क्यों गलत है, क्योंकि सर अगर हम यहाँ संकर्ण निकालेंगे ना, तो संकर्ण क्या कहता है हमें, इस बोरोन का संकर्ण आएगा सर sp3, इसका भी आएगा सर sp3, इसका आएगा सर sp2 और इसका आएगा sp2। कैसे निकाला सर, इस बोरोन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, sp3। सर इन 2 बोरोन ने सर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब है sp2। तो sp2 वाले समान तल में हैं, sp3 वाले तो कभी एक तल में आ ही नहीं सकते ना मेरे बच्चे। क्यों, क्योंकि सर ये कैसे बनेगी, त्रिविम होती है। sp3 की जो ज्यामिति होती है वो त्रिविम होती है। तो सर अगर चारों का समान होता संकर्ण, तब हम इनको बोलते एक ही तल में। अब तो अलग अलग है सर, 2 का सेम है, 2 का सेम है, तो सर ये वाला कथन तो हो गया गलत। ठीक है, sp2 और sp3 संकरित बोरोन परमाणुओं की संख्या समान है, एकदम सही बात है भाई। 2 बोरोन sp2 हैं और 2 बोरोन sp3 हैं, तो sp2 और sp3 बोरोनों की संख्या क्या बेटा, समान है। तो ये कथन भी क्या हुआ मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर सही हो गया। कहता है प्रति बोरोन परमाणु एक टर्मिनल हाइड्रोक्साइड है, कि मतलब जितने भी यहां बोरोन है ना, सब पे एक एक OH लगा हुआ है। तो ये बात भी सही है। तो देखो संरचना पे सवाल पूछा गया भाई, संरचना पे सवाल, तो अब संरचना बता दी तो तुम फटाक से बताते सारी चीजें। ठीक है, तो देख लो, तो यहां पे सही जवाब क्या हो गया बेटा, A, C और D। क्लियर है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल कहते हैं सर अभिक्रिया हो रही है, X B2H6 से अभिक्रिया करके ये बनाता है BH2X2 + BH4- में अमीन X है। ये X क्या है भाई, तुम्हें ये बताना है। ठीक है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझना,
इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं तुम्हें बेटा। ये जो B2H6 है ना, ये B2H6 दो प्रकार से टूट सकता है। ऐसे लिखता हूं देखो B2H6 को, थोड़ा समझ में आएगा भाई तुम्हें, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, थोड़ा समझा देता हूं। देख भाई, दो कर लूं भाई, इसको इधर किया और डुप्लीकेट किया इधर, ठीक है, ओके। अब बेटा B2H6 क्या है? अब चाहे मैं B2H6 की बात करूं चाहे BH3 की, दोनों ही लुईस अम्ल हैं। B2H6 भी लुईस अम्ल है, BH3 भी लुईस अम्ल है, लेकिन दोनों में ज्यादा लुईस अम्लता किसकी है? BH3 की, क्योंकि सर उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। B2H6 में 1 बोरोन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। चलो खैर, ये तो बेसिक है सर, ये हमें पता है, हम पढ़ के आए हैं, पी ब्लॉक में पढ़ाया होगा जब B2H6 बताया होगा। अब सर होता क्या है, बस इतना जानो, ये लुईस अम्ल है, और लुईस अम्ल किससे अभिक्रिया कर सकता है? लुईस क्षार से, ठीक है। अब कैसा लुईस क्षार इनसे अभिक्रिया करने आ रहा है वो निर्धारित करता है ये टूटेंगे कैसे। तो सर देखो, यदि इनसे कौन सा लुईस क्षार अभिक्रिया करने आया जो छोटा है, जैसे मान लो कोई लुईस क्षार आया, H- आया, OH- आया, अमोनिया आया, या फिर मैं बोलूं भैया प्राइमरी अमीन आई, या फिर मैं बोलूं मेरे बच्चे तुम्हें सेकेंडरी अमीन आई, क्योंकि देखो इन पे लॉन पेयर तो है ना भाई, और इन पे नेगेटिव है। तो अगर तुम्हें दिखाई दे कोई ऐसा लुईस, समझना जरा बात को, कोई ऐसा लुईस क्षार है जो हाइड्रोजन बंध बना सकता है, ऐसा समझ लो, या कोई छोटा लुईस क्षार है, तो बेटा H- भी हाइड्रोजन बंध बना सकता है, ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा ये भी हाइड्रोजन बंध बना सकता है, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो भी हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। तो कोई लुईस क्षार है जिसके अंदर भैया ऐसा हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बंध बना सकता है, और वो अभिक्रिया करने आ जाए किससे? बेटा B2H6 से। तो याद रखना ये कैसे टूटेगा बेटा? ये अनसिमेट्रिकल टूटेगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब भैया, अब भैया यहाँ बराबर बराबर नहीं टूटेंगे। मतलब अगर देखा जाए इस B2H6 में इस बोरोन के 3 हाइड्रोजन हैं और इस बोरोन के 3 हाइड्रोजन हैं, तो बेटा ये असममितीय रूप से टूटेगा। कैसे टूटेगा सर? होगा क्या, मान लो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो मतलब ये बोरोन अपने 3 हाइड्रोजन तो लेके ही जा रहे सर, इसका 1 हाइड्रोजन भी छीन के ले गया सर। अब इस बोरोन के पास 3 थे लेकिन अब इसके पास 2 ही रहे, तो ये कैसे टूटा सर? ये टूटा हमारे पास BH2, जिस पे 2 ही है उस पे पॉजिटिव साइन लगा दो, और जो 4 लेके गया सर उस पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये BH2+ बना, पॉजिटिव साइन का मतलब ही क्या बेटा? ये पॉजिटिव साइन हाइड्रोजन पे नहीं बोरोन पे है, लिख देता हूं भाई, वरना कुछ बच्चे कहते अरे सर ऐसे कैसे है, आप तो हाइड्रोजन पे लिख रहे थे, बोरोन पे है, और ये नेगेटिव भी बोरोन पे है, ठीक है। तो सर ये चीज है। अब सर इस पे पॉजिटिव है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी है सर? आप कहोगे सर 4, क्योंकि इस बोरोन ने देखो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 की कमी है। तो अब इनमें से कोई भी लुईस क्षार अगर मैं लूंगा तो वो क्या करेगा सर? इस पे आके अटैक करेगा, और अटैक करके भैया मान लो जैसे अमोनिया ले लिया, तो 2 अमोनिया आएंगे सर, और इसको क्या देंगे सर? अपने इलेक्ट्रॉन देंगे इस प्रकार से, और ये BH2, और इस पे ये पॉजिटिव साइन ऊपर लगा देना, और साथ में क्या बनेगा? BH4-। तो ये उत्पाद, अगर मान लो OH- डालता तो अमोनिया की जगह OH आ जाते, 2 OH सर। अगर ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन डालता तो यहाँ पे CH3NH2 CH3NH2 ये लग जाता हमारे पास। तो याद क्या रखोगे? अगर कोई ऐसा लुईस क्षार आ रहा है जो हाइड्रोजन बंध बना सकता है और वो B2H6 से अभिक्रिया के, तो ये असममितीय रूप से टूटेगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब असममितीय। सर अब यहां आओ, यहां पे क्या है सर? असममितीय रूप से तो तोड़ दिया, अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे बेटा? सिमेट्रिकल रूप से तोड़ेंगे। सिमेट्रिकल रूप का मतलब सममितीय रूप से, मतलब दोनों बोरोन अपने अपने हाइड्रोजन लेके निकल जाएंगे भाई, कल्टी मार लेंगे, तो यहां से टूटेगा। ये कब टूटेगा सर? जब इसके पास अभिक्रिया करने कौन आएगा मेरे बच्चे? कोई ऐसा लुईस क्षार आएगा जो हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, जैसे टर्शरी अमीन बोला बेटा मैंने। अब देखो टर्शरी अमीन की ये फॉर्मूला होता है, कोई भी अल्काइल समूह लगा लो, मैं क्या लगा रहा हूं बेटा? यहाँ पे मिथाइल लगा रहा हूं, तुम कोई भी लगा सकते हो। तो क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है सर? नहीं सर, तो मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। सर CO ले लो,
सर पिरिडीन ले लो। ये सारे सर ऐसे लुईस क्षार हैं जो क्या नहीं कर सकते बेटा, हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। अगर इनकी अभिक्रिया मैंने करवाई B2H6 से तो इसको बीच में से तोड़ेंगे और क्या बनेगा सर, यहाँ पे 2 BH3 बन जाएंगे। और 2 BH3 बनने का मतलब क्या है सर, इस एक BH3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है सर, तो इनमें से कोई भी डालूंगा तो इसके पास भी सर इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है। सर पिरिडीन की ये संरचना होती है ना बेटा, उम्मीद करता हूं ये चीज तो तुम्हें पता होगी, पिरिडीन की ये संरचना है। तो इनमें से कोई भी डालूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, मान लो इसे ये डाल दिया ऊपर वाला टर्शियरी अमीन, तो बन जाएगा CH3N और BH3, क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बेटा, तो एक टर्शियरी अमीन ने दे दिए तो ऐसे ऐसे 2 अणु बनेंगे। CO डाला तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसे, क्यों, कार्बन के पास भी ऑक्सीजन के पास भी, लेकिन ज्यादा आसानी से कौन देगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम है तो कार्बन दे देगा, तो ये उत्पाद बनेगा यहाँ पे। तो देखो B2H6 के अंदर असम्मितीय रूप से भी टूटता है, सम्मितीय रूप से भी टूटता है, बस ये चीज याद रखो। अब सवाल ये देखो कैसे तोड़ रहा है, देखो बेटा असम्मितीय रूप से। तो असम्मितीय रूप का मतलब सर ऐसा होना चाहिए हमारे पास अभी कोई लुईस क्षार जो हाइड्रोजन बंध बना सके, तो इसका क्या होगा NH3 प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी अमीन तो क्या बनाएगा मेरे बच्चे, सम्मितीय रूप से तोड़ेगा सर, तो इसका सही जवाब क्या मेरे बच्चे, A, B एंड C। क्लियर है मेरे बच्चे, यस सर क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, ठीक है, मतलब दोनों सही है दोनों गलत हैं, क्या है, चल देखो। कहते जल में ऑर्थोबोरिक अम्ल एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल के समान व्यवहार करता है, सही है भाई, अभी तो पीछे पढ़ के आए हैं, ये दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल की तरह। कहता है जल में ऑर्थोबोरिक अम्ल एक प्रोटॉन दाता के समान कार्य करता है, कहां पे भाई, मैंने क्या बोला, ये लुईस अम्ल है, प्रोटॉन दाता वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, आर्रेनियस अम्ल। ये कहां पे H+ देता है, अब तुम कहोगे सर दे तो रहा था, पीछे देखो आपने बताया तो कि H+ दे रहा, भाई ये H+ जो निकल रहा है वो जल का निकल रहा है, इस बोरिक अम्ल ने H+ थोड़ी ना दिया अपना निकाल के, समझ रहे हो ना फर्क है। कभी कहो सर H+ निकल तो रहा है, ये तो जल का है, ठीक है, तो सर ये H+ नहीं देता है, ये H+ नहीं देता है, तो ये कथन क्या हुआ भैया, गलत। तो क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके यस सर, ओके ओके आगे बढ़ो, अगला देख लो भाई। कहता है AlOH3 प्रकृति में उभयधर्मी होता है, एकदम सही बात है भाई, एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ओके सर। फिर कहता है सर एल्यूमिनियम OH3 में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध समान रूप से आसानी से तोड़े जा सकते हैं, मतलब AlOH3 के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड है सर और OH बॉन्ड भी है। कहता है जितनी ऊर्जा इसको तोड़ने में लग रही है उतनी ऊर्जा इसको तोड़ने में लगेगी, जितना आसानी से ये टूटता है उतना आसानी से ये टूटेगा, ये कह रहा है। तो ये बात तो गलत है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई, तो दोनों का बंध सामर्थ्य अलग आएगा। भैया 2 छोटे बच्चे हाथ पकड़े, मान लो ये एक छोटा बच्चा है, ये भी वही छोटा बच्चा है, यहाँ पे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा किसी बड़े बच्चे ने और यहाँ पे इस छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा किसी छोटे बच्चे ने। अब बताओ भैया दोनों हाथ छुड़वाने क्या दोनों आसानी से छूटेंगे, भाई यहाँ बड़ा बच्चा ज्यादा जोर से पकड़ लेगा उसका हाथ, तो छुड़वाने में अलग ताकत लगेगी। यहाँ पे दोनों छोटे बच्चे हैं मान ले, तो इनको आसानी से छुड़वा लोगे तुम। तो कहना ये चाहता हूं भैया, अगर 2 अलग अलग परमाणुओं के बीच में बंध बनता है तो उनका बंध सामर्थ्य हमेशा अलग आएगा। तो ये बात तो क्या मेरे बच्चे एकदम गलत है। तो क्या हुआ सर, कथन 1 सही है, कथन 2 क्या हो गया मेरे बच्चे, गलत हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हुआ बेटा, C हुआ। क्लियर, आगे बढ़ो। चलो भैया ये एक अभिक्रिया है और इसके अंदर तुम्हें मोलों की संख्या, मतलब ये कैसा था भैया, तुम्हारा एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि B2H6 के 3 मोल मिथेनॉल के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करते हैं, बनने वाले बोरोन युक्त उत्पाद के मोलों की संख्या क्या होगी। अब इसमें तुम्हें अभिक्रिया आनी चाहिए, अभी तुम्हें इसमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि सर B2H6 है, सुनना जरा बात को,
B2H6 की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम सर मिथेनॉल से, तो क्या बनेगा? अब याद रखो बेटा, B2H6 वास्तविक में है क्या? 2 BH3 अणु तो हैं, तो मतलब जब भी B2H6 की अभिक्रिया करवाई जाएगी, ठीक है, तो भाई ये BH3 के तरह इससे क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, ठीक है। अब BH3 में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो होता क्या है सर, ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, तो ये अपना एक लोन पेयर इसको देता है, ठीक है। या फिर ये कहूं सीधा सीधा, देखो भाई यहां पे मैंने क्या किया, 3 OH को हटा दिया, किससे? 3 H को हटा दिया 3 OCH3 से, और साथ में क्या निकल गया सर? साथ में क्या निकल जाएगा भैया मेरे पास? 3 H2, या बोलूं यहां से क्या निकला? O गया, यहां से H गया, तो यहां से क्या निकलेगा सर? H2 निकल गया, ऐसे ये चीज हो गई। सुनना कैसे हुआ सर? CH3O इससे क्यों जुड़ा आके बोरॉन से? क्योंकि सर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलते हैं इसे, तो यहां से इसको मैंने क्या किया? बस बैलेंस किया है, ठीक है। बस ऑक्सीजन ने इसको दिया, यहां से 3 हाइड्रोजन की जगह 3 OCH3 लगा दिए। अब इसको संतुलित करो। अब मुझे देखो यहां 2 बोरॉन दिख रहे हैं, हाँ सर, तो इधर 2 कर दिया, ठीक है, ओके सर। सर यहां पे कितने OCH3? 3 कर दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो सर, हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाऊंगा तो क्या होगा? 6, 3 3 9 और 1, 3 3 9 और 3 12, 12 और 6 18, तो यहां पे कितना हो गया सर? 6, या 3 करूं? 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 6 18, 2 तिया 6, 3 6 18, 18 और 6 कितने हो गए भैया? 18 और 6 24, यहाँ पे कितने? 3 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, ये ज़्यादा कैसे हो गए? 2 तिया 6, 6 दूनी, मैंने सही किया? एक बैलेंस देखना, बैलेंसिंग सही हुई है? बैलेंसिंग में कुछ गड़बड़ होगी क्या? बैलेंसिंग में कुछ गड़बड़ हुई है का? 3 तिया 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 होने चाहिए भैया मेरे पास, तो 2 तिया 6, 3 6 18, 18 तो यही बन गया भाई। तो इस H2 का क्या करेंगे हम? इस H2 का क्या करेंगे भाई? मैंने सही किया क्या? 3 तिया 9, 3 9 और 3 12, 12 और 6 18, हमें 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाया। OCH3, 1 मिनट, लेट मी चेक, ये मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ मेरा ना, 1 मिनट, अभी क्रिया मैंने की थी यार, ये तो सही किया था। अच्छा, ओके, हाँ सही है ना, सही है, हम गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करो? बैलेंसिंग में गड़बड़ करती है, यहाँ पे 6 कर दो, 6 CH3OH हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 H2 आ जाएगा। हाँ अब सही है, ठीक है, एकदम सही है, वो हम सही कर रहे थे। तो देख लो अभी 6 कार्बन, तो 2 तिया 6, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने होंगे? 6, तो 2 तिया 6, 6 हो गए यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे, 3 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 24 और 6 30, तो यहाँ पे कितने होंगे सर? 2 तिया 6, ठीक है, 3 6 18, 18 18 और 12 कितने हो गए भैया? 18 और 12, 6 दूनी 12, यही होगा ना भाई? हाँ, 2 तिया 6, 3 6 18, 6 दूनी 12, 18, ये नहीं यार, अभी भी गड़बड़ लग रही है मुझे। 18 और 12 कितने हो गए? 30, तो यहाँ पे भी 30 है क्या? 3 6 18, हाँ 30, एकदम ठीक है, अब सवाल हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया तुम्हें बेसिकली यहाँ पे पता होनी चाहिए थी भाई, ठीक है। अब देखो कहता क्या है, तुम्हें बताना है B2H6 के 3 मोल मेथनॉल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो बताओ भैया बनने वाले बोरोन युक्त उत्पाद कितने मोल बनेगा? तो इस अभिक्रिया से देखो कि भैया जब इसका 1 मोल अभिक्रिया करता है, तो क्या बोलूं? 1 मोल B2H6 जब अभिक्रिया कर रहा है मेथनॉल से, तो बोरोन युक्त कितने मोल उत्पाद बन रहा है? तो तुम कहोगे सर 2 मोल उत्पाद बन रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। अब बताओ यदि मैं ये 3 मोल B2H6 लूंगा, क्योंकि अभिक्रिया में बोला है ना भाई क्वेश्चन में
कि B2H6 के यदि 3 मोल अभिक्रिया करेंगे तो 3 मोल से जब अभिक्रिया तो कितने मोल बनेगा सर ये उत्पाद, तो कहोगे सर 6 मोल उत्पाद बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा सर, 6 मोल, 6 मोल आंसर 6 मोल आएगा। क्लियर है? ओके सर क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ो। ये तो बड़ा आसान है सर। कहता है B2H6 में उपस्थित 2 प्रकार के बंधन है, एक सहसंयोजक होता है और दूसरा क्या होता है सर, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि सर दूसरा होता है इसमें 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध, या फिर इसी को तुम क्या बोलते हो सर, बनाना बंध बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, बनाना बंध बुलाया जाता है। ठीक है ओके सर। अगला है सर Al2Cl6 में सभी AlCl बंध तुल्यांक है, कथन सही है या गलत है? कि भैया Al2Cl6 में जितने भी एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड है वो सब एक ही प्रकार के हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी फर्क नहीं है, चाहे मैं किसकी बात करूं बेटा। ठीक है भैया, तो क्या पूछ रहा है बेटा, सारे तुल्यांक है, मतलब तुल्यांक का मतलब बराबर है हर एक रूप में, चाहे वहां पे मैं बंध लंबाई देखूं चाहे बंध क्रम देखूं कैसा भी देखूं, तो ये बात तो गलत है ना भाई, फॉल्स है, ये फॉल्स है बेटा। क्योंकि सर Al2Cl6 की यदि मैं बेटा संरचना बनाता हूं, देखो वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, वो कुछ इस प्रकार की बनती है भाई, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो बेटा ये जो सेतु क्लोरीन कहलाएंगे ना ये, मतलब जो 2 एल्यूमिनियम के बीच में है, तो यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड है, ये जो एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड है, इनकी बंध लंबाई ज्यादा है किसकी तुलना में, ये जो किनारों पे लगे हुए एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड से। B2H6 के अंदर तुमने सारी चीजें पढ़ी होंगी कि B2H6 के अंदर भैया जो केंद्र में 2 बोरोन के बीच में हाइड्रोजन, वहां बंध लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी तुलना में सर, जो हमारे किनारों पे लगे होते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे रखनी है तुम्हें, तो बेटा यहाँ पे चारों बराबर नहीं है, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन, चारों बॉन्ड क्या है बेटा, समान है। लेकिन सर ये एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये क्या है बेटा मेरे अलग हैं इन चारों से, ये दोनों समान है, ये चारों समान है। तो सर ये कैसा कथन है हमारे पास, फॉल्स कथन है, तुल्यांक नहीं है भाई, बंध तुल्यांक है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर है? ओके सर ओके। तो देखो बड़ी बेसिक चीजें पूछी हैं। कहता है एल्यूमिनियम सल्फाइड नम होने पर दुर्गंध देता है, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। अब देखो ये लिखना विखना तो आएगा नहीं, अब तुमसे ये पूछ सकता है एल्यूमिनियम सल्फाइड को जब हम नमी से अभिक्रिया करवाते, जल से अभिक्रिया करवाते तो एक दुर्गंध आती, तो किस गैस की वजह से आती, तो याद रखना बेटा एल्यूमिनियम सल्फाइड का सूत्र होता है Al2S3, और इसको नमी से अभिक्रिया करवाने का मतलब जल से है, तो यहाँ पे जल से अभिक्रिया करके क्या बने, देखो ये चीज किसमें टूटती है बेटा, आप कहोगे सर ये टूटेगी एल्यूमिनियम +3 और S-2 में। एल्यूमिनियम +3 जल से 3 OH- ले लेगा सर, और क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा सर। S-2 यहां से 2H+ पकड़ेगा सर और बना लेगा क्या, H2S, और यही H2S गैस है जिसकी वजह से क्या आती है, हमें दुर्गंध आती है, बहुत गंदी बदबू होती है भाई, बहुत सड़ी हुई बदबू होती है इस H2S गैस की। ठीक है, तो इस गैस निर्माण की वजह से यहाँ पे दुर्गंध आती है। बोलो क्लियर है? अब संतुलित करना तो आता ही होगा भाई, संतुलित कर लेना, लेकिन देखो अब संतुलित पूछेगा नहीं तुमसे H2S गैस के बारे में पूछ सकता है। संतुलित तो बहुत बच्चों वाला सवाल हो जाएगा, अभी तो बच्चों वाला सवाल हो जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम तैयारी करते हैं भैया किसकी, देखो इस सवाल को देखो। कहता है अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम पहचानना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ऑक्साइड दिए हुए हैं, कार्बन का, कॉपर का, कैल्शियम का और हाइड्रोजन का, और तुम्हें बताना इनके अम्लीय सामर्थ्य का सबसे सही क्रम कौन सा है। तो याद रखो बेटा सबसे पहले तो कि यदि मेरे पास क्या है, कोई अधातु है, अधातु का ऑक्साइड हमेशा किस प्रकृति का होगा बेटा, अम्लीय प्रकृति का होगा, और जो धातु का ऑक्साइड है बेटा ये किस प्रकृति का होता है, ज्यादातर क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब ये कम अम्लीय होता है। तो सर देखो कॉपर धातु है, कैल्शियम क्या है बेटा हमारे पास, धातु है,
सर हाइड्रोजन अधातु है और कार्बन भी अधातु है, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि सर कॉपर और कैल्शियम के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय हैं। तो सर अम्लीय प्रकृति पूछें तो अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा CO2 में है सर H2O में नहीं। H2O बेटा कैसा एक ऑक्साइड है, वो उदासीन ऑक्साइड है, याद करो। मेरे पास कौन कौन से उदासीन ऑक्साइड होते हैं, CO, NO, N2O, H2O, ये 4 ऑक्साइड याद रखो बेटा। ये कैसे ऑक्साइड है मेरे पास, उदासीन ऑक्साइड है, मतलब न्यूट्रल हैं। तो मतलब H2O का तो बेटा अम्लीयता सबसे कम होगी। तो देखो एक ही यहां 2 जगह आ रही है, इनकी तो क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। ठीक है, तो मतलब A ऑप्शन कट गया, C ऑप्शन कट गया। और सर सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा सर, कार्बन, क्योंकि कार्बन अधातु है। तो सर कार्बन CO2 का यहां देखो, हो गया खत्म कहानी भाई। तो मैंने सबसे ज्यादा वाला पता लगा लिया और सबसे कम वाला पता लगा लिया और कहानी खत्म। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ो, आगे कहता है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। अभी तो क्या है भाई, 4 ही होते हैं, 4 ही ऑक्साइड उदासीन है, CO, NO, N2O और H2O। ठीक है, तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड निम्नतम स्थायी है और इसका अस्तित्व संदिग्ध है। तुम्हें यहाँ पे 4 हैलाइड दिए हैं भाई, तुम्हें पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सा संदिग्ध होता है, जिसका अस्तित्व नहीं होता। तो बेटा जवाब तुम्हारे सामने है, PbI4। क्यों सर, क्योंकि सर जो लेड होता है ना, लेड की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। अब ये तो पता है ना बेटा तुम्हें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शा सकते हैं बेटा, +4। ये क्या दर्शाता है, +4b, +2b, +4b, +2b, +4b, +2b, +4b और +2b। अब हमें पता है सर एक प्रभाव होता है जिसे कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव ये कहता है सर ऊपर से नीचे आने पर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो लेड के लिए बेटा +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है +4 की तुलना में, और ऊपर वालों के लिए देखूंगा तो +4 ज्यादा स्थायी है। तो मतलब सर यहाँ कार्बन देखो +4 में है, यहाँ जर्मेनियम भी है, टिन भी +4 में, लेकिन लेड +4 में है। तो लेकिन सर इनकी तो +4 ज्यादा स्थायी है, तो ये तो बना लेंगे सर +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, लेकिन लेड नहीं बना पाएगा। लेड तो किस में बनाना चाहेगा, +2 में। और सर ये किस वजह से हुआ, अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से हुआ। ठीक है, ठीक है, ओके। अगला सवाल भी देखो, अगला सवाल भी इसी के ऊपर निर्भर है, अक्रिय युग्म प्रभाव पे। कहता है Pb+4 यौगिक Sn+2 यौगिक की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है। बेटा ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे। और अभी मैंने बताया कि जो Pb+4 है ना मेरे बच्चे, देखना जो Pb+4 है ये अस्थाई है, ये किसमें जाना पसंद करेगा, Pb+2 के अंदर, क्योंकि सर लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। तो सर +4 से +2 में आने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी तो यहां जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल के लेके आएगा, किसी सामने वाले से। अगर ये सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और खुद खा लेगा तो +2 में आ जाएगा। तो सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन छीने तो उसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण हो गया। तो सर Pb+4 एक क्या है बेटा, ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये कथन तो सही है। फिर कहता है समूह 14 के तत्वों के लिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं समूह के भारी सदस्यों के लिए अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण अधिक स्थायी हैं। एकदम गलत। अभी तो पीछे किया हमने, देख सर ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है सर, परमाणु भार बढ़ रहा है, तो मतलब लेड ज्यादा भारी है। तो ये क्या कह रहा है, अभी जो कथन हमने पढ़ा कि जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा ना तो भारी तत्वों के लिए अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसका स्थायित्व बढ़ेगा। तो मतलब लेड के लिए +4 ज्यादा स्थायी होगी भैया, ऐसा कह रहा है वो। लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव क्या कहता है कि भैया ऊपर से नीचे आने पर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होगा और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। तो सर ये तो कथन गलत है। तो मतलब यहां पे कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। कहता है SI की तुलना में, कथन सही है या गलत है ये बताना है, SI की तुलना में कार्बन की के लिए श्रृंखलन की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। सत्य है भाई,
बेटा वैसे भी तुम देखोगे पूरी आवर्त सारणी में कार्बन की श्रृंखलन क्षमता सबसे अधिक होती है, तभी तो वहां हमारे पास ऑर्गेनिक यौगिक बनते हैं, तभी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं, तभी तो इस महानुभाव ने इतनी श्रृंखलन क्षमता इसकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म कर दिया भाई। कहते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, इतने यौगिक बना लेता है अपनी श्रृंखलन क्षमता की वजह से। श्रृंखलन क्षमता समझते हो ना बेटा, खुद से जुड़ने की प्रकृति या खुद से जुड़ने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये बात क्या बेटा सत्य है, सिलिकॉन की तुलना में कार्बन की बेटा सिलिकॉन से ज्यादा क्या, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा कार्बन की होती है श्रृंखलन क्षमता, ठीक है। ओके ओके, अगला कहता है मध्यम विद्युत चालकता किसके द्वारा दर्शाई जाती है, ग्रेफाइट। हीरा सर कुचालक होता है, सिलिका भी क्या होता है सर, कुचालक होता है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या दिखाता है बेटा, विद्युत चालकता दर्शाता है, ठीक। अगला देखो, कहता है ग्रेफाइट और हीरे के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, सही बताना है बेटा, ठीक है। क्या कहता है, ग्रेफाइट हीरे से अधिक कठोर है, गलत, हीरा ज्यादा कठोर होता है सर। कहता है ग्रेफाइट में हीरे की तुलना में अधिक विद्युत चालकता होती है, एकदम सत्य है भाई। ग्रेफाइट सुचालक होता है विद्युत का, और जो हीरा होता है वो कुचालक होता है। कहते हैं ग्रेफाइट में हीरे की तुलना में अधिक तापीय चालकता होती है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है भाई ये भी, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना अपरूप तुम्हें पता होने चाहिए, तो अपरूपों की कहानी चल रही है ये। फिर कहता है ग्रेफाइट में हीरे की तुलना में अधिक कार्बन कार्बन बंद क्रम होता है। अब देखो बेटा बंद क्रम जो होता है जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, बंद क्रम को हम ऐसे लिखते हैं बीओ, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बंद क्रम और बंद लंबाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बीएल का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ, जितना ज्यादा बंद क्रम होगा बंद लंबाई उतनी कम होगी। अब ये डेटा होता है बेटा कि सर जो डायमंड होता है ना, अब ये पता होना चाहिए तुम्हें, देखो जो डायमंड होता है अगर मैं इसकी कार्बन कार्बन बंद लंबाई की बात करूं तो ये होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम। अगर सर मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं, सुनना जरा बात को, तो ग्रेफाइट की कार्बन कार्बन बंद लंबाई तो होती है 1.4 समथिंग। तो सर किसकी बंद लंबाई कम है, सर ग्रेफाइट की कार्बन कार्बन की बंद लंबाई कम है। जिसकी बंद लंबाई कम होगी सर उसका बंद क्रम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसका बंद क्रम क्या हो जाएगा, ज्यादा। बीओ का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर, इतना तो बेटा याद होगा ना आप सबको, इतनी अंग्रेजी तो आते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंद क्रम। बीएल का मतलब है सर बॉन्ड लेंथ, मतलब बंद लंबाई। तो आखिरी में क्या कह रहा है, ग्रेफाइट में हीरे की तुलना में अधिक कार्बन कार्बन बंद क्रम होता है, तो ये कथन भी क्या बेटा सही है। तो बी सी और डी ये तीनों कथन क्या हो जाएंगे बेटा हमारे लिए एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, कहता है निम्नलिखित के लिए एक या दो वाक्यों में कारण बताइए। देखो ये मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें ये चीज याद रहे, क्योंकि ये पूछ भी सकता है ना सत्य असत्य में कि ग्रेफाइट का उपयोग ठोस स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो ये कथन सत्य है, ऐसा समझो। लिखने के लिए तो नहीं कहेगा भाई तुम्हें, क्योंकि अब लिखने वाला हिसाब है नहीं अब एडवांस के अंदर, अब तो ये वाला है सत्य है। अब क्यों, अब सुनना इसकी कहानी सुनो बेटा। ठोस स्नेहक का मतलब क्या होता है, देखो जैसे तुमने कहीं देखा होगा भाई कि जैसे तुम्हारा इंजन होता है, इंजन के अंदर पिस्टन होता है ना, उसके अंदर तुम ग्रीस डालते हो या ऑयलिंग करते हो ताकि वो पिस्टन के अंदर फ्रिक्शन कम हो और वो आसानी से क्या कर सके, चल सके इंजन हमारा, ठीक है। वो स्नेहक का कार्य करा, वहां पे ग्रीस या जो ऑयल डाला तुमने। ऐसी क्या होता है हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनरी होती है बेटा जिसके अंदर हमें स्नेहक डालना पड़ता है, क्योंकि जब वो चलते हैं तो वहां पे घर्षण होता है, उस घर्षण को कम करने के लिए। अब सर मशीनरी इतनी बड़ी होती है कि जब वहां घर्षण होता है ना, तो उस घर्षण की वजह से क्या होता है सर, बहुत अधिक तापमान बढ़ जाता है। अगर वहां पे मैंने स्नेहक के रूप में किसी तरल को डाला तो हो सकता है वो तरल सर उस तापमान पे क्या हो जाए सर, वाष्पीकृत हो जाए। अगर सर वो वाष्पीकृत हो गया तो वहां पे स्नेहक का काम कौन करेगा और उस घर्षण को कम कौन करेगा, तो दिक्कत वाली बात है ना भाई। तो जहां पे बहुत अधिक तापमान होता है वहां पे मैं तरल स्नेहक का कार्य नहीं ले सकता, तरल को स्नेहक के रूप में नहीं ले सकता, तो वहां पे काम कौन आता है, ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट को हम क्या करते हैं बेटा, कूट लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और वो पाउडर देखो ना बड़ा चिकना होता है, और उस पाउडर को हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। एक तो ठोस है भैया, वो इतनी जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होगा, तो वहां पे वो अच्छे स्नेहक का कार्य कर देता है। तो इसलिए याद रखना बेटा ग्रेफाइट का उपयोग क्या होता है, ठोस स्नेहक के रूप में किया जाता है,
जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि तरल डालूंगा तो तरल तो क्या हो सकता है, वाष्पीकृत हो सकता है ना बेटा उस तापमान पे, लेकिन ठोस को समय लगता है, उसको भैया समय लगेगा, तो ये हमारा वहाँ स्नेहक का कार्य कर जाता है। क्लियर है? तो एक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने रख दिया था सवाल ये। चलो भाई अब अगला देखो, कहते हैं सिलिकेट की संरचना का नाम बताएं जिसमें SiO4 के 3 ऑक्सीजन परमाणु साझा होते हैं। मतलब इनमें से ये क्या बेटा सिलिकेट की प्रकार हैं, तो मैं बताना इनमें से कौन से वो सिलिकेट की प्रकार है जिसमें 3 ऑक्सीजन साझा होंगे। अब इसके लिए बेटा आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। अब इस टेबल में याद क्या करना बेटा, पहले तो ये देख लो सिलिकेट के प्रकार क्या, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, एकल श्रृंखला सिलिकेट, ऐसी चक्रीय सिलिकेट, परत सिलिकेट और त्रिविम सिलिकेट। और इनको इसी ऑर्डर में याद रखना बेटा, इसी क्रम में याद रखना, ठीक है, आगे पीछे मत करना, जो ट्रिक बताऊंगा। अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये नहीं याद करनी, तुम्हें ये याद करना है नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, कि प्रति इकाई कितने ऑक्सीजन साझा हुए हैं, ठीक है। और फिर उनका जनरल फॉर्मूला क्या है। जैसे ऑर्थोसिलिकेट की बात करूं तो ऑर्थोसिलिकेट के अंदर कोई भी ऑक्सीजन साझा नहीं होता, तो 0 ऑक्सीजन साझा है भाई, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SiO4-4। फिर अगला आता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है सर, प्रति इकाई 1 ऑक्सीजन साझा होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला हुआ SiO 3.5-3। अब ये फॉर्मूला कैसे याद करना है बेटा, नीचे जितनी संख्या ना ऑक्सीजन की उसको 0.5 से कम कर दो, और नेगेटिव चार्ज को क्या करो बेटा 1 से कर दो कम, तो सर -4 का -3 हो, 4 का 3.5 हो गया। फिर आता है सर एकल श्रृंखला सिलिकेट। एकल श्रृंखला सिलिकेट में प्रति इकाई 2 ऑक्सीजन साझा होंगे, और इसका फॉर्मूला क्या बन गया देखो, SiO 3.5 में से 0.5 कम करूंगा तो 3 आएगा, और -3 में से 1 कम करूंगा तो -2 आएगा, और ये बाहर n लग गया। n क्या बेटा, ये काफी सारी यूनिट्स जुड़ सकती हैं, n का मान क्या हो सकता है 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके अगला हो सर, अगले में देखो चक्रीय सिलिकेट। बेटा चक्रीय सिलिकेट और एकल श्रृंखला सिलिकेट का सूत्र एक समान है, SiO3-2n, SiO3-2n। और सर ऑक्सीजन जो साझा होते हैं प्रति इकाई वो भी समान है, ठीक है। ओके फिर आता है सर परत सिलिकेट। देखो परत सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन साझा हैं सर, 3। तो सर इसका जवाब तो हमें मिल गया, ये तो पूछा था सिलिकेट की संरचना का नाम बताइए जिसमें SiO4-4 के 3 ऑक्सीजन परमाणु साझा होते हैं, तो परत में होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं मेरे बच्चे, परत में होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, यहां से करो ना, तो ये बनेगा सर SiO 2.5-1n, 2.5-1n, अरे ई का हो गया, ठीक है, ये चीज बन गई। अब सर त्रिविम सिलिकेट के अंदर क्या होगा बेटा, प्रति इकाई 4 ऑक्सीजन कॉमन होंगे, और सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा SiO2। अब देखो -1 को कम करोगे तो पूरा खत्म ही हो जाएगा सर, तो ये आ गया n। तो ये फॉर्मूले कैसे याद करने हैं बेटा, किसी का तुझे पूछ सकता है परत सिलिकेट का क्या फॉर्मूला, और ऐसे ऐसे 4 फॉर्मूले बना के दे देगा वो तुम्हें, तो बता दोगे, ठीक है, तो बता दोगे बेटा। तो ये पूरी टेबल याद करना बेटा, क्लियर है। ओके अब आता है सर जल अपघटन पर Me2SiCl2 बनाएगा, क्या बनाएगा। अब बेटा याद रखो ये हम सिलिकॉन से बना रहे हैं, तो सर हम इसको ऐसे लिखता हूं, देखो Si ऊपर लिखा Me, नीचे लिखा Me, यहां लिखे 2 क्लोरीन, यहां लिखे 2 क्लोरीन। इसका मैं क्या करवा रहा हूं, जल अपघटन, जल से अभिक्रिया करवाओ तो सर होगा क्या, जो ये क्लोरीन है ना सर, इनकी जगह 2 OH लग जाएंगे आके। अब जैसी ये चीज बनी, अब ये क्या करता है बेटा, अब ऐसी ऐसी एक इकाई तो बनेगी नहीं, बहुत सारी इकाइयां बनेंगी, क्योंकि एक थोड़ी ना होगा भाई, तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे सर, और अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे सर, मेरे पास सिलिकॉन बनाएंगे सर। तो OH OH, यहां पे भी ऐसा ही लिख देता हूं बेटा SiOH OH Me, तो हुआ क्या, यहां से जल निकला, यहां से भी इधर कोई इकाई होगी तो वहां से जल निकलेगा, आगे कोई इकाई यहां से जल निकला, तो क्या बन गया सर SiO N ऐसे जुड़ सकते हैं, और ये Me
ये Me, तो क्या बन गया सर ये श्रृंखला सिलिकॉन बन गया ये। तो सर इसको हम किससे दर्शाते हैं, इससे देखो Me2SiO और ये N आएगा इधर, ऐसा होता है ये फॉर्मूला। तो ये क्या बना सर, श्रृंखला सिलिकॉन बना ये मेरे पास, एकल श्रृंखला सिलिकॉन। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ो। कहते हैं SiCl4 और CCl4 में से केवल SiCl4 ही जल के साथ अभिक्रिया करता है। एकदम सही बात है भाई बेटा, जल से केवल वही हैलाइड अभिक्रिया कर सकते हैं जिसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु होता है ना, जिसके अंदर क्या हो बेटा मेरे पास रिक्त कक्षक उपस्थित हो। तो सर सिलिकॉन के पास क्या होते हैं सर, रिक्त डी कक्षक होते हैं। अब सुनना जरा बात को, रिक्त डी कक्षक होते हैं, लेकिन कार्बन के पास कोई रिक्त डी कक्षक नहीं है। क्योंकि बेटा जो जल है, जल किसी से भी अभिक्रिया करने जाएगा तो जल किसका कार्य करता है, नाभिक स्नेही का। क्योंकि सर जल के पास क्या होते हैं सर, सुनना जरा बात को, नाभिक किसका कार्य करे, जल किसका कार्य करे, नाभिक स्नेही। मतलब सर ये तो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करेगा। और इलेक्ट्रॉन किसे दिए जा सकते हैं सर, जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सर, या फिर उसको दिए जा सकते हैं सर जिसके पास खाली कक्षक हो। तो SiCl4 में सिलिकॉन, तुम्हें हमेशा किसको देखना है मेरे बच्चे, जो केंद्र में परमाणु होगा उसको देखना। यदि केंद्र वाले परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक आ गए तो जल से अभिक्रिया कर जाएगा। अगर रिक्त डी कक्षक नहीं है सर केंद्रीय परमाणु, तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इसलिए सही है भाई, SiCl4 करता है लेकिन CCl4 नहीं। तो SiCl4 आयनिक है और CCl4 सह संयोजक है। अब कहता है SiCl4 आयनिक है और CCl4 क्या बेटा, सह संयोजक है। तो बेटा ये बात तो एकदम गलत है भाई, SiCl4 आयनिक नहीं है। अब देखो बेटा एक फर्क समझना, सह संयोजक यौगिक जल से अभिक्रिया करता है, आयनिक यौगिक जल से अभिक्रिया नहीं करता, वो तो उसमें जाके टूट जाता है। समझ रहे हो, जल में अभिक्रिया कौन करता है सर, जल से अभिक्रिया कौन करता है, जो सह संयोजक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक तो सर जल में जाने पे टूट जाते हैं और उसमें घुल जाते हैं। तो सर यहाँ पे तो SiCl4 यौगिक के क्या कर रहा है, जल से अभिक्रिया कर रहा है ना। तो सर चाहे SiCl4 की बात करूँ चाहे CCl, दोनों ही सह संयोजक हैं, आयनिक वायनिक का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कथन 1 सही हो गया और कथन 2 गलत हो गया है। तो बेटा जल से अभिक्रिया वही कर सकते हैं जिसमें सह संयोजक गुण ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर। चलो भैया अब ये देख लो, कहता है एक द्रव जो स्थायी रूप से अति शीतित होता है उसे अक्सर हम क्या कहते हैं बेटा, कांच कहते हैं। कांच क्या होता है बेटा, ग्लास जो होता है वो क्या होता है बेटा हमारे पास, अति शीतित द्रव होता है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन R3SiCl के जल अपघटन से क्या बनेगा, आपको याद होना चाहिए सर, सिलिकॉन्स बनेगा। क्या सर, सिलिकॉन्स। मतलब हमने ये ले लिया Si, अब याद करो R यहाँ पे Cl है, जल से अभिक्रिया करवाऊंगा तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस मेरे पास जो Cl है वो पलट जाएगा। और सर ऐसे ऐसे अगर मान लो 2 भी बन गए मेरे पास, तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देंगे सर, सिलिकॉन्स बना देंगे। तो यहाँ से जल निकल गया तो यहाँ पे क्या बना, SiO Si, और इनसे क्या जुड़ा हुआ है सर, 3 R जुड़े हुए हैं, तो ये सिलिकॉन बना। सिलिकॉन्स क्या होते हैं सर, ऐसे यौगिक जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड हो सर, SiO Si बॉन्ड उपस्थित हो, तो इनको सिलिकॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ो। कहते हैं सर एक एल्किल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलीन का जल अपघटन क्या देता है, एल्किल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलीन, अभी तो पढ़ा बेटा, क्या देता है, सिलिकॉन्स देता है, एल्किल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलेन। ठीक है, एल्किल प्रतिस्थापी क्या देगा, ये भी सिलिकॉन्स ही देगा। क्लियर है? ओके। कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को जलाने पर यह वायु में जलकर फॉस्जीन गैस देता है। सत्य असत्य बताना है, तो सर ये कहानी असत्य है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को जलाने पर कहता है वायु के अंदर ये फॉस्जीन गैस देगा। फॉस्जीन गैस क्या होती है सर, ये होती है COCl2। ये कैसे बनती है बेटा, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं चारकोल की उपस्थिति में, तो हमारे पास ये अभिक्रिया करके क्या दे देते हैं, COCl2। ये नहीं है CCl4 लिया
कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब CCl4 लिया और इसको हम जला दें यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये चीज बन जाएगी। ऐसे ना ना भाई, ये गलत है, ऐसे नहीं बनती है, ऐसे नहीं बनती है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, यस सर, ये बात क्लियर है। तो बेटा ये देखो लास्ट में मैंने तुम्हारे लिए ना ये छोड़ भी दिया है कि ग्रेफाइट और इसके अंदर क्या 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 है तुम्हें जो पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं और ये तुम्हें बताई भी, मैं ये नहीं कह रहा मैं बता रहा हूँ, ये बेटा ये तुमने पढ़ी भी होंगी बैच में, जब पढ़ा होगा ना पी ब्लॉक तो ये वहाँ बताई जाती है। ये मैं बैच की स्लाइड साइड करके लेके आया हूँ अपनी इसमें। ठीक है, तो बेटा ये खत्म होता है हमारा क्या, पी ब्लॉक। तो आपको एक आइडिया जरूर लगा होगा कि सर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और घबराइए मत, सब बढ़िया होगा, बस अपनी मेहनत करते रहिए। तो फिर मिलेंगे बेटा एक और नए चैप्टर के साथ, कुछ और PYQ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।